नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एवं शिक्षक साथियों का स्वागत है चैनल के द्वारा। मैं कृष्ण गोपाल आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं एवं आप सभी को बहुत ही प्रसन्नता के साथ यह सूचना देता हूं कि चैनल के द्वारा कक्षा 10 के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और उपयोगी जिसको कह सकते हैं प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है, जिसका बोर्ड जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अनुसार ही इस प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको मैं पूर्णतः आश्वस्त कर सकता हूं कि कक्षा 10 की इंग्लिश की बोर्ड प्रश्न पत्र में आने वाले लगभग जो प्रश्न हैं उन सभी का इसमें समावेश है। ऐसा मेरी आशा है कि बोर्ड वाले प्रश्न पत्र में जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, इसको याद करें एवं इसकी प्रैक्टिस करें। और साथ ही मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे अंकों से आपको सफलता दे। और ये जो प्रश्न पत्र है ये भी आपको उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी सफलता में, ऐसा मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं। तो जिस तरीके से ये प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है उसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको भी धन्यवाद बनता है, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है उसी के अनुसार इसका निर्माण किया गया है और साथ साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपसे मैं पुनः एक बार यही निवेदन करूंगा कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथ में इसको शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। और शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, तो आप बच्चों तक इसको पहुंचाने का श्रम करें। बहुत ही अच्छे और मेहनत से इसको बनाया गया है। तो इसको मैं शुरू करता हूं, साथ में इसका सॉल्यूशन भी देने का मैं प्रयत्न करूंगा जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आपको पता है कि जो बोर्ड में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आएगा वो पैराग्राफ से आएगा। तो वो पैराग्राफ की हम तैयारी कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो उनको इस प्रश्न पत्र में शामिल नहीं किया गया है। उनको आपको पता है कि पीछे की 5 कक्षाएं हैं वो इसी से संबंधित थी, तो उनकी तैयारी कर ली गई है। तो और इसको प्रश्न पत्र में शामिल नहीं किया जा रहा है, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ये लगभग जो ग्रामर सेक्शन है उसका पहला क्वेश्चन होगा और जहाँ तक मेरा मानना है ये आपके प्रश्न पत्र में 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मांगी जाएगी आपसे। लगभग 4 नंबर का ये आएगा। तो इसके लिए जो चीज़ आपको देखनी है, जिस चीज़ के आधार पर आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देनी है, वैसे तो ये जो पिछली कक्षाएं हैं चैनल पर उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका उसमें बताया हुआ है, फिर भी हम यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर इसको कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए एडवर्ब। तो वो जो एडवर्ब है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपकी जो एडवर्ब है वो आपकी जो आपको सर्च करनी है वो एडवर्ब है आपकी एट दिस टाइम। ये जो एट दिस टाइम है ये आपको बताएगी कि आपका टेंस कौन सा आएगा। तो आपका जो टेंस है आपका जो तो सबसे पहले एडवर्ब हम देखते हैं। तो इसकी जो एडवर्ब है वो है एट दिस टाइम। अब हमें ये पता करना होता है कि जो एडवर्ब है वो किस टेंस से रिलेट करती है या ये कौन से टेंस की एडवर्ब है। तो जो पिछली कक्षाएं थी टेंस की कक्षाएं उसमें बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाई हुई हैं। तो एट दिस टाइम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब मिली है आपको, तो इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंप्लीट करेंगे तो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो जाएगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि टेंस के अकॉर्डिंग आप एच वी दे दीजिए, टेंस के अकॉर्डिंग एच वी लिख दो प्लस एम वी लिख दो, यही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम आई के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इजारम की डिमांड करता है, आई के अनुसार एम लिख देंगे और
जो मैन वर्ब होगी वो टेंस कहता है कि आईएनजी लेनी है। तो ये जो ब्रैकेट में दिया जाता है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो एच वी बन गया, एच वी तो बन गया एम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एम और इसमें हम कर देंगे आईएनजी, ठीक है। तो आईएनजी हमें मिल जाएगा तो हम कहेंगे रीडिंग। तो हमारा बन गया, क्या बन गया, हम कहते हैं आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो इस तरीके से हमने आई के साथ एम लगा दिया और रीड में आईएनजी जोड़ दी, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया आई एम रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एट दिस टाइम। दूसरे को करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो एडवर्ब क्या है। तो हमें दे रखा है एगो, तो एगो मीन्स है पास्ट सिंपल में जाना चाहिए, हमें चाहिए एच वी एम वी। पास्ट सिंपल पॉजिटिव में एच वी लगती नहीं है, आपको अच्छे से पता है, एच वी नहीं लगती, तो इसका मतलब केवल एम वी हमें देनी है। तो एम वी में फर्स्ट फॉर्म है गेट और पास्ट सिंपल मांगता है सेकंड। तो हम यहाँ यदि सेकंड फॉर्म लिख देते हैं गोट, तो ये बन जाएगा आपका आई गोट परमिशन लेटर 2 days अगो। ये आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम देखते जाएंगे कि हमारा एडवर्ब कौन सा है और एडवर्ब के साथ हमें एडवर्ब से पता चलेगा टेंस कौन सा है और टेंस हमें बता देगा एच वी कौन सी लगानी है और एम वी कौन सी लगानी है। तो आई थिंक बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यदि कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप चैनल पे जाइए, टेंस की क्लासेस ढूंढिए, हर टेंस की क्लास आपको मिल जाएगी। कहीं भी कन्फ्यूजन है 5 मिनट में आपका दूर हो जाएगा। अगला देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो एडवर्ब दे रखी है वो है 4+ टाइम। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिंस या 4+ टाइम हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आई एम फीलिंग टायर्ड, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट डिमांड कर रहा है और ये कह रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये जाना चाहता है, तो हम लिख देंगे आई हैव बीन वर्किंग, इसमें आईएनजी आ जाएगा और ये हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर ये जो सेंटेंस है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और समझने वाला सेंटेंस है। इसमें दे रखा है बर्ड्स नेस्ट इन द ट्रीज। तो ये एक हैबिचुअल है, हैबिट की तरह है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। ये भी उसमें बताया हुआ है अच्छे से। तो हम प्रेजेंट सिंपल कहेंगे तो प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव वाक्य है, पॉजिटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो केवल मैन वर्ब से काम चलाना है। तो मैन वर्ब, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल शो कर रहा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, यानी मेक का मेक रह जाएगा और आपका वाक्य बिल्कुल सही है, यानी बर्ड्स मेक नेस्ट इन द ट्रीज। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि ये मुहावरे या कहावत वाली जो रेंज में आ जाता है, इसलिए इसमें भी प्रेजेंट सिंपल करना है आपको। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, ये इस प्रकार से सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 वाला थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इसमें एक ब्लैंक्स पहले दे रखा है, फिर एक ब्लैंक्स आगे दे रखा है और लास्ट में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो सीधा सा मतलब हो गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, एक बात हो गई। दूसरा एडवर्ब है डेली। एडवर्ब क्या है, डेली। इट मीन प्रेजेंट सिंपल का आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस देना है। तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, कंफर्म है, और पहले आती है ये भी कंफर्म है। तो आपको ये देखना है कि डज और डू, इसमें से हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी लगानी है, सी कौन सी लेगा, डज लेगा। तो यहाँ आप लिख देंगे डज, ठीक है। अब डू डज डिड के साथ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, तो यहाँ लिख देंगे रीड। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से ये देखो टुमारो इज़ फ्राइडे, तो यहाँ टू जो एडवर्ब है वो पहले दे दी गई है, तो टुमारो के अनुसार इसमें क्या कर देंगे आप, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ आ जाएगा आई शैल गो टू द सिटी बैंक। क्या आ जाएगा, एच वी में तो शैल आ जाएगा, आई और वी के साथ शैल आता है, और यहाँ आप लिख देंगे गो, तो आई शैल गो। ये आपका क्लियर हो गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एडवर्ब है, यानी लुक कमांडिंग जो साइन लगा हुआ है, यानी आदेश वाला जो साइन लगा हुआ है, उसके अनुसार इसमें क्या आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए।
प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये आप कह देंगे द बफेलो इज स्विमिंग इन द रिवर। द बफेलो इज आरम में से इज ले लिया, आपकी एच वी आ गई और स्विम में आईएनजी जुड़ गई तो आप कह देंगे इज स्विमिंग, इज स्विमिंग। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंफ्यूज न हो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल है वो चुना है। यहाँ जो हेड है वो एच पी का नहीं है, एम बी का है। तो एच वी न हो के एम बी है तो इसको पास्ट, यहाँ ये पास्ट सिंपल माना जाए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हेड क्या है, सेकंड फॉर्म मैन वर्ब के रूप में आई है तो ये पास्ट सिंपल हो गया। अब कैसे पहचानेंगे ये मैंने क्लासेस में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप थोड़ा सा वहाँ देख लें। हेड के बाद यदि कोई थर्ड फॉर्म हो तब तो हेड को क्या मान लिया जाए, एच वी मान लिया जाए, और हेड के बाद यदि थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये खुद ही मैन वर्ब है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पास्ट सिंपल आ गया, फिर इसको वाइल से कनेक्ट कर रखा है तो ये कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। इधर पास्ट सिंपल है, वाइल से कनेक्ट है तो इधर पास्ट कंटिन्यूस आना चाहिए। तो सी के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आ जाएगा और इसमें आप क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ये बन जाएगा सी हैड एन एक्सीडेंट वाइल सी वाज ड्राइविंग टू हर होम। ये बन जाएगा आपका क्लियर। इसी तरीके से ये एक तरीके से मेरी और चैनल की आपको शुभकामना है कि हम सब, चलो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, शुभकामना बाद में देखेंगे। तो इसमें एडवर्ब दिया हुआ बाय प्लस टाइम, क्या दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम। तो ये जाना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में। किस में जाना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की एच वी लगा दो, एम वी लगा दो तो ये हो जाएगा वी शैल हैव, ये तो आ गई इसकी एच वी, और मैन वर्ब ये थर्ड फॉर्म तो आप जोड़ देंगे ईडी। तो ये बन जाएगा वी शैल हैव पास्ड क्लास 10th बाय द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक हम क्या कर लेंगे, 10th क्लास पास कर लेंगे। ऐसी चैनल की और मेरी और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है और आपको शुभकामनाएं हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। बस ये जो डाला गया है ये केवल प्रैक्टिस के लिए डाला गया है और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछेगा, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं भी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि लगभग जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। और ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इसी में से लगभग आपके क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। तो आप इसकी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो है वो आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, हमने लिया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाला है, बहुत ही सिंपल है और आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो 5 वाक्य हैं ये आपको पूरे नंबर दिला जाएंगे इस वाले प्रश्न से। आप थोड़ा सा बस ध्यान से इसको देख लें। इसी में से या इसके टाइप का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये पहला कहता है द टीचर सेज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा चेंज होता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसको पहचानना पड़ता है आपको। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। और ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये भी चेंज नहीं होगा। सेज का मतलब चेंज नहीं करना। तो अब इसका मतलब ये बन जाएगा द टीचर सेज, और बीच में कनेक्टिव रखना पड़ता है तो कनेक्टिव रख देंगे दैट, और इसको चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये बन जाएगा द टीचर सेज दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो इस प्रकार का यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो आपको इस प्रकार से चेंज करना है। अब बताइए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दैट रखा और पूरे नंबर मिल गए आपको। क्लियर है। अब इसी तरीके से इसको हम लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखो। द बेगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इधर वाले चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले इसको पहचानो कैसा है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ या काइंडली आया हुआ है। फिर से आपको कह रहा हूँ कि चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाए हुए हैं। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप चैनल पर जाइए और इसको सीधा टाइप करेंगे तो सीधा आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या स्पीच के नाम से आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो ये है। तो
रिक्वेस्ट सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, तो पहला जो चेंज हो जाएगा वो तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ठीक है। और दूसरा जो चेंज है आपको यहाँ पता है कि यदि रिक्वेस्टफुल सेंटेंस होता है तो कनेक्टिव लगता है टू, तो आपका सेंटेंस बन गया द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक है, रिक्वेस्ट लगा दिया तो प्लीज़ हट जाएगा। अब आपका आ जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव। मी को आप चेंज करेंगे तो मी फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा तो यहाँ ही हो जाएगा। तो ही से आई से मी बनता है तो ही से क्या बन जाएगा? हिम। तो यहाँ आ जाएगा हिम। तो आपका बन गया द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 10 रुपीज़। ये आपका वाक्य सही है। इतना ही बनाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, ये सेंटेंस है, ये क्या लगता है कि डॉक्टर ने कहा कि टेक रेस्ट, तो ये क्या होगी? सिंपल सा बच्चा भी, छोटा सा हल्का सा भी दिमाग लगाएगा तो वो बता देगा कि ये एडवाइस है। क्या है? एडवाइस। तो सैड की जगह आप लिख दोगे एडवाइज्ड। क्या लिख देंगे? एडवाइज्ड। ठीक है। और एडवाइज्ड के लिए कनेक्टिव आता है टू, तो आपका बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। बस, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, ये बन गया। क्लियर है? इसी प्रकार का अगला जो सेंटेंस है वो कहता है द प्रिंसिपल में टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, PAL समझ लेना इसको। तो द प्रिंसिपल सेड टू मी डू इट नाउ। तो ये आपको पता लग रहा है कि इस सेंटेंस में क्या है? ऑर्डर है। तो सेड टू की जगह आप लिख देंगे ऑर्डर्ड। क्या लिख देंगे? ऑर्डर्ड। ठीक है। और कनेक्टिव अभी अभी आपको पता था क्या आ जाएगा? टू। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू डू। ऐसा कैसा आ जाएगा? इट को चेंज करना चाहें तो कर देंगे दैट में, और नाउ को चेंज कर देंगे देन में। किसमें कर देंगे? देन में। तो ये इसका चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू डू दैट देन, या एट दैट टाइम। फिर देखेंगे इसको, माई मदर सेड हैव यू डन योर होमवर्क। तो ये आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो सेड को चेंज कर दो आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। ठीक है। माई मदर आस्क्ड, फिर कनेक्टिव के रूप में आप लिख देंगे इफ़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? HV से शुरू होने वाला प्रश्न है। फिर आप कर देंगे यू को चेंज कर देंगे आई में, और हैव को चेंज कर देंगे हैड में। इफ़ आई हैड डन, योर चेंज हो जाएगा माई में, और ये हो जाएगा होमवर्क। ये इस तरीके से आपको इसका चेंज करना बहुत ही इजी सा है। ये जो 5 जो सेंटेंस लिए गए हैं ये इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस वाले एग्ज़ाम में किस पैटर्न से प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पूछने वाला है इस एग्ज़ाम में। क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला जो लेने वाले हैं हम, वो आपका है जो सेंटेंस है उनको कंबाइन करना है, जोड़ने का काम करना है आपको। और वो जोड़ना है आपको, ब्रैकेट में एक कनेक्टिव दिया हुआ है, उस कनेक्टिव की सहायता से दोनों को आपको कंबाइन करना है। तो इसमें एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो ट्रिक है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। देखिए हमारा पहला काम है कि जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है उस पर ध्यान दें कि वो जो कनेक्टिव है वो क्या है। ठीक है। तो ये सभी देखेंगे आप, 5 में से 4 WH वर्ड हैं। ठीक है, सभी को आप WH वर्ड के रूप में जानते हैं। तो इनके बारे में ये एक सीधी सी ट्रिक है कि WH वर्ड जिस चीज़ को पूछने के लिए आता है उसी चीज़ को जोड़ने के लिए आता है। ये बहुत ही अच्छे से क्लास में बताई हुई है बातें। तो whom पूछने के लिए आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पूछने के लिए आता है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही जोड़ने के लिए आएगा। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए आया है। क्लियर है? तो जब इसको जोड़ने के लिए आया है तो पहले तो इसको हटा दीजिए, ये हट गया। और फिर इसके बाद में कनेक्टिव के रूप में यहाँ हम लिख देंगे होम। क्या लिख देंगे? होम लिख देंगे।
तो यहाँ हम लिख देंगे whom। तो आपका जो कनेक्ट करने के बाद में सेंटेंस बनना चाहिए वो बनेगा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड whom you met yesterday। whom you met yesterday। तो सिंपल है, आई थिंक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आपको और ये सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हु से जब कनेक्ट करेंगे तो हु है वो पूछने के लिए आता है सब्जेक्ट को। किसको पूछने के लिए आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पूछने के लिए आएगा तो सिंपल सी बात है, जोड़ने के लिए भी सब्जेक्ट को ही आएगा। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो पहले तो इसको हटाओ, हटा दिया। अब कनेक्ट करेंगे यहाँ पर हु। तो सेंटेंस रिपीट करेंगे, कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु मेड मिसाइल्स फॉर इंडिया। ये आपका सेंटेंस बन गया। आई थिंक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और इससे ज़्यादा लेवल पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप अभी थोड़े छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। आपने देखा कि जो वेयर है वो WH वर्ड्स के समय पूछता है प्लेस। क्या पूछता है? प्लेस। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो चैनल है, चैनल पर WH वर्ड का एक चार्ट उपलब्ध है। उस चार्ट में पूरी जानकारी है कि कौन सा WH वर्ड कौन सा एलिमेंट पूछता है, उसका उत्तर क्या होता है, उसकी जगह क्या है। तो यदि वहाँ से एक बार उसको याद कर लिया जाए तो इनको भी जोड़ने में और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वो यदि याद है तो उस बच्चे को इस जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यदि पता है कि वेयर का जो आंसर है वो प्लेस होता है, तो इसका मतलब ये कनेक्ट भी प्लेस को करेगा। तो यहाँ इसमें देखिए कौन सा है, ये प्लेस है, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए? वेयर लिख दीजिए। तो आपका सेंटेंस बनना चाहिए, दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। वेयर आई वॉज बोर्न। क्लियर है? इसी तरीके से व्हेन जो है, व्हेन पूछने के लिए आता है टाइम, तो ये जोड़ेगा भी टाइम को। तो इसमें देखेंगे आई यूजुअली गो टू टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा। तो इसमें कोई टाइम वाला कोई वर्ड आया नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? व्हेन लिख देंगे। तो आई का आपका हो गया, इट इज़ ट्यूसडे व्हेन आई यूजुअली गो टू टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और इजीली आपको नंबर है वो मिल जाएंगे। अगला देखिए, आई न्यू ही वॉज टेलिंग ए लाई। तो दैट है वो नॉर्मली स्टेटमेंट के लिए आता है। दैट किसके लिए आता है? स्टेटमेंट के लिए आता है। ये आपकी जो सेंटेंस है, पहली जो सेंटेंस है उसका पूरक होता है। पूरक का मतलब पूरा करने वाला। जैसे आई न्यू, मैं जानता हूँ, या मैं जानता था, तो इसका मतलब क्या जानते थे वो आगे दे रखा है, और इसको जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट आएगा। ठीक है? तो आई न्यू दैट ही वॉज टेलिंग ए लाई। इस तरीके से आपको इनको करना है। और वही बात आपको दोबारा बता रहा हूँ कि WH वर्ड का चार्ट चैनल पर उपलब्ध है। साथ में इतना आपने यदि इन 5 को थोड़ा सा ढंग से रीड कर लिया तो आपको पेपर में बहुत अच्छी खासी सहायता है वो मिलेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसके बाद अगला जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला है वो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं। वो 5 सेंटेंस इस तरीके के हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए अच्छा वाला कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो पहला लिया है, द राजस्थान बोर्ड अवार्डेड द मेरिट होल्डर्स। ठीक है? तो पहला नियम आपको अच्छे से याद है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला जाता है। तो हम पहले डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए आपका ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है? ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द मेरिट होल्डर्स। द मेरिट होल्डर्स, ये तो आ गया सब्जेक्ट में। अब आपको चाहिए HV, तो आपके पास है अवार्डेड। अवार्डेड मतलब पास्ट सिंपल जा रही है। कहाँ जा रही है? पास्ट सिंपल जा रही है। तो पास्ट सिंपल में आपको पैसिव में ले जाने के लिए HV चाहिए। तो HV आती है वाज और वर। बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल पर बताया हुआ है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो वाज वर है तो द मेरिट होल्डर्स प्लूरल है तो द मेरिट होल्डर्स वर आ गया। थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो अवार्डेड बाय राजस्थान बोर्ड। ये आपका क्लियर हो जाए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फिर है डोंट मेक ए नॉइस। डोंट मेक ए नॉइस। तो ये जो सेंटेंस है वो
पैसिव में चेंज करनी है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से आप चेंज करते हैं, एक तो यू आर वाला मेथड है और एक लेट वाला मेथड है। तो इसमें दोनों मेथड लग सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि यू आर फॉरबिड या यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस, एक तो ये मेथड हो गया यू आर, इस तरीके से यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस। उसी तरीके से लेट नॉइस नॉट बी मेड बाई यू, ये भी आपका क्लियर है, सही है। जो भी आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं। अगला है हु कैन सोल्व द क्वेश्चन, हु कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो हु को आप चेंज कर दें बाई हुम, सीधा ही कर दो बाई हुम, ठीक है। और आप जो कैन है ये आपकी एच वी के रूप में आई है और सोल्व को आप कर देंगे सोल्व्ड, और द क्वेश्चन है वो आपका क्या है, इसमें जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें यूज हो रहा है, क्लियर है। तो इसको आप कर देंगे बाई हुम द क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड, कैन बी सोल्व्ड। मॉडल में सीधा से याद रखिए बी प्लस हो जाता है, बस मॉडल कैन आया, कैन को तो कैन बी कर देंगे, मैंने थर्ड फॉर्म में जानी चाहिए, बस सिंपल सा बन जाएगा। डू इट है, इम्पेरेटिव से दोबारा ले लिया गया है, तो ये बन जाएगा, सिंपल सा तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। और दूसरा लेट वाला जो अभी बताया था आपको कि लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, ये मैं लिख देता हूँ, लेट, शायद आपको हेल्प मिले, लेट इट बी डन। यहाँ थोड़ा सा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चैनल पर सब कुछ करवाया हुआ है, यहाँ केवल जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा एक पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए, कि जिससे कि उनको सारा जो सिस्टम है वो ना पढ़ना पड़े, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भी इस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, या लास्ट टाइम पे इनका रिवीजन कर लें तो अच्छा नंबर है वो मिल जाए। लास्ट वाला देखेंगे कि समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लेंगे तो आपका बन जाएगा, इसको आप सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो यू आर बीइंग वेटेड बाय समवन, बाय समवन, इस तरीके से आपका ये जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। इसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है फ्रेम क्वेश्चन। तो फ्रेम क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है जो कि क्लासेस में बताई गई थी पहले, ये यस या नो है, यस या नो यदि दिया हुआ है तो आप इसको एच वी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। यस दिया हुआ स्टार्ट में या नो दिया हुआ है तो आप बना देंगे एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे यस आई हैव डन दिस तो आप बना देंगे हैव यू डन दिस, हैव यू डन दिस। तो कैसे बना, देखो ये तो आ गया आपकी एच वी, यहाँ आ गई, आई चेंज हो जाएगा यू में, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, यू जब होता है तो हम आई चेंज, यहाँ हम उल्टा कर देंगे, और ये मैन वर्ब आ गई और ये बन गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यस आई हैव डन दिस। इसी प्रकार से नो होता तब भी हम यही प्रश्न बनाते। ये जो देखने वाली बात है ये है कि फ्रेम क्वेश्चन में यदि इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाता है तो उसको आप WH वर्ड की सहायता से फ्रेम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये समझने वाला मैटर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। यहाँ देखेंगे कि पहले तो पैटर्न देखें कि रमेश इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है। दूसरा है ऑन द ग्राउंड, तो ये प्लेस है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया प्लेस, और ये हो गई टाइम, ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इतने WH वर्ड से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि आपको चार्ट याद है तो सब्जेक्ट को पूछता है हु, ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट है तो इसको पूछेगा व्हाट, क्या पूछेगा, व्हाट पूछेगा, इसको वेयर पूछेगा, और इसको टाइम है तो इसको व्हेन पूछेगा। इतने WH वर्ड से फ्रेम क्वेश्चन बनता है। तो एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे WH वर्ड वो पैटर्न बता देता हूँ आपको। सबसे पहले WH वर्ड, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर MV, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनता है।
तो इसकी जगह यदि आप हु लिख दें तो क्वेश्चन बन जाएगा हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड इन द इवनिंग, तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हु इज़ इस तरीके से आगे सेम रहेगा, ये क्वेश्चन बन जाए। आप बनाना चाहते हैं दूसरे से व्हाट से, तो आप बनाएंगे व्हाट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, फिर सब्जेक्ट चाहिए तो रमेश आ गया, तो व्हाट इज रमेश, मैन वर्ब प्लेइंग, ये आपका आंसर है, तो ये लिखा नहीं जाएगा क्वेश्चन में, और आगे आप इस तरीके से लिख देंगे। तो व्हाट इज रमेश प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इन द इवनिंग। अब इससे बनाना चाहते हैं आप वेयर से, तो आप कहेंगे वेयर इज रमेश प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। व्हेन से बनाना चाहते हैं तो व्हेन इज रमेश प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, केवल आपको उसको पिकअप करना है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले इसको मैं थोड़ा सा ओमिट कर देता हूँ, जिससे आपको देखने में और आप जब प्रैक्टिस करें तब आपको हेल्प मिलती रहे। तो अगला जो है वो है ऐड क्वेश्चन, जिसमें आपको टैग करना होता है। टैग वाले में आपको देखना है कि आपको इस प्रकार से मिलेगा, लास्ट में एक आपको डैश डैश करके देगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि टैग करना है इसको। ठीक है, सिंपली जो टैग होता है वो होता है यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपली बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस हो आपके, जैसे ये है, पहले मैं ये बता देता हूँ, सॉरी, जैसे मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये लास्ट वाला सिंपल है, तो इसमें क्या होता है कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तो क्या कर दो, टैग निगेटिव लगा दो, HV प्लस नोट, HV प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और यदि निगेटिव स्वयं जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, HV प्लस सब्जेक्ट। इतना सही मैटर है, तो मैं इसको पहले करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही इज सेंटेंस, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या कर दो आप, जो टैग है वो निगेटिव लगा दो, इज प्लस नोट कर दो, ये बन जाएगा इजंट। क्या बन जाएगा, इजंट, और सब्जेक्ट है ही, तो ये बन गया इजंट ही। ये सही है, बस क्लियर है। यदि ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट तो आप क्या कह देते, इज ही, क्या कह देते, इज ही। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो है प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। तो ये एक रिक्वेस्ट है ना, या मान लो कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर जब होता है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो आप यदि पॉजिटिव कहते हैं तब तो कहते हैं विल यू, क्या कहते हैं, विल यू। ठीक है, और या कहते हैं वॉन्ट यू, विल यू वॉन्ट यू दोनों सही है, विल यू वॉन्ट यू दोनों सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो तो विल यू और वॉन्ट यू दोनों टैग सही होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला देखेंगे, एवरीवन लाइक्स मनी। इसमें एक नई चीज़ है, एवरीवन लाइक्स मनी, बाकी तो सब सेम है, लेकिन एवरीवन का जो सब्जेक्ट आया है इसका मतलब सभी को इंक्लूड कर रहा है। तो हम जब इसका टैग देंगे तब हम देंगे दे, क्या देंगे, दे देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें ये पॉजिटिव है, तो इसकी जो HV है वो क्या डिमांड करेगा, डज डिमांड करेगा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आ जाएगा डजंट, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डजंट दे। इस तरीके से ये एक नई चीज़ थी कि एवरीवन के लिए आप क्या कह रहे हैं, दे का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, एक चीज़ तो ये थी, सिंपल था, बाकी एवरीवन के लिए अलग चीज़ बताई गई है। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी, यहाँ डोंट का यूज़ किया जाए, डजंट नहीं, डोंट का यूज़ किया जाए, क्योंकि आपने यहाँ किसका लिया है, दे लिया है। क्लियर है? मैंने इसको देखकर यहाँ डस कर दिया था। अगला देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स। यहीं फ्यू का यूज़ किया गया है, और तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा, अभी कुछ स्टूडेंट हैं तो वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली चीज़ है कि फ्यू का मतलब हो गया ये निगेटिव है, फ्यू का मतलब निगेटिव सेंस में है, फ्यू का मतलब निगेटिव सेंस में है। तो यहाँ जब आप देंगे तो वो पॉजिटिव देंगे, आप कहेंगे ऑब्टेन्ड मतलब डिड, तो डिडंट क्या कहेंगे, डिडंट, यहाँ लिख देंगे दे, डिडंट दे। एक बार दोबारा से ये बता देता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है, तो एक बार मैं दोबारा से इसको ओमिट करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और दोबारा से इसको लेके आते हैं और करते हैं। देखिए,
यहाँ क्या चक्कर था, यहाँ तो चक्कर था एवरीवन वाला, तो एवरीवन का मतलब है कि वो सभी को इंक्लूड कर रहा है, तो सब्जेक्ट आएगा दे, ये एक बात थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि लाइक्स आया है तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, बट यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, तो यहाँ डू आ गया, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे, इसको नोट इधर लगाएंगे, ठीक है। ये बन गया डोंट दे। ये जो है ये क्या कहता है, फ्यू आया है, तो इट मीन्स यहाँ दे तो कन्फर्म है, दे तो कन्फर्म हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा है, बट फ्यू है वो निगेटिव सेंस में होता है, किस सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में होता है, तो इसलिए इधर ये जो टैग है ये पॉजिटिव लगेगी, एक बात हो गई। प्लस ये ऑब्टेंड है, तो ऑब्टेंड है पास्ट का, तो यहाँ बना दोगे आप डिड दे, क्या बना दोगे, डिड दे। क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ लेट्स प्ले काइट्स, लेट्स प्ले काइट्स, ठीक है। तो ये शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर फ्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लाई, लेट्स फ्लाई काइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, लेट्स का मतलब होता है सुझाव, लेट का मतलब क्या होता है, सुझाव, ठीक है। तो उस तरीके से इसको हम सुझाव के तरीके से इसकी हम क्या करेंगे, इसकी टैग लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट ले लेंगे वी, क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, और वी के अकॉर्डिंग जो एच वी आएगी वो आएगी शैल, क्या आएगी, शैल, तो ये बन जाएगा शैल वी, क्या बन जाएगा, शैल वी। तो इस तरीके से इसको आप क्लियर करते हुए चलें, और ये आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से आप केवल ये 5 पर थोड़ा सा काम कर लें, यदि 5 सेंटेंस आपने अच्छे से कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप टैग लगाने में सफल रहेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट जो हम करना चाहेंगे वो अगला क्वेश्चन हमने लिया है बोर्ड पैटर्न के अनुसार, वो है आपका जिसमें आप को एक कनेक्टिव है वो उपलब्ध करा के जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करना है, और वो भी आपके लिए इतना सरल कर दिया है कि आपको कनेक्टिव भी ब्रैकेट में से चूज करना होता है, 2 अल्टरनेटिव आपके पास होते हैं। तो मैं जितने आपको करवा रहा हूँ आप केवल उतने पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, सही रहेगा। जैसे आपको कहता है द बेल रैंग माई मदर वॉज कुकिंग, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ देखिए पास्ट सिंपल है और इधर पास्ट कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, वाइल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाइल। तो आप इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। लिखने की बजाय मैं टिक कर देता हूँ, वाइल को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये जो सेंस दे रहा है यानी उस समय के दौरान है, उस समय के दौरान, तो इस सेंस में वाइल का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ही वर्कड हार्ड, ही डिडेंट फाइंड द वे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब दोनों आपस में एग्री नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर एग्री नहीं है वहाँ यट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यट का, ठीक है। सो परिणाम के रूप में प्रयोग होता है, तो ये इसका परिणाम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए यट आएगा। ये दिमाग लगाने वाली बात है तीसरे वाला। यहाँ आप देखेंगे कि आपने कहा कि रोहित रविंद्र, ये 2 जानते होंगे आप, क्रिकेट से जब नाम आएगा तो आप पता चल जाएगा ये रोहित शर्मा, ये रविंद्र जडेजा जी हैं, तो ये इन दोनों की बात हो रही है। अब ये कहता है इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब एंड लगा देंगे और लगा देंगे, है ना, इन दोनों में से एक का चूज करना है। यदि आप एंड लगाते हैं तब तो आप कह देते हैं कि भी दोनों इक्वली शामिल है, दोनों इक्वली शामिल हैं, तो इसका मतलब एंड वहाँ आता है जहाँ दोनों इक्वली यानी समान रूप से शामिल होते हैं। तो दोनों तो कैप्टन हो नहीं सकते, एक ही हो सकता है, ये तो कन्फर्म है ना। तो दोनों में से जब एक का भाव हो तब आप किसका प्रयोग करेंगे, और का, तो यहाँ और सही हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई ना, गुड। यदि इसी को चेंज करके एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे देता, कैप्टन की जगह प्लेयर्स दे देता, क्या दे देता, प्लेयर्स, तो दोनों इक्वल प्लेयर हैं, तब आप एंड का प्रयोग करते। ये थोड़ा सा आप यहाँ समझ लेना इस बात को, ठीक है। 4 वाला हम देखते हैं, तो 4 का देखते हैं, द स्टूडेंट्स द टीचर आज इंगेज्ड, इंगेज तो आप जानते हो व्यस्त है, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अनुसार इन दोनों में से एक चूज करना है। तो और तो आप जानने लग गए हो, और का मतलब है दोनों में से एक, यानी एक ऑप्शन लेना है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों शामिल है या एक ही शामिल है, तो इसका मतलब और तो आएगा नहीं। एज वेल एज कहने का मतलब है उतना ही, यानी दोनों का समान रोल है, दोनों की भूमिका समान है, उतना ही जितना टीचर है उतना ही स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब एज वेल एज आएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ और तो आप समझ चुके हैं, आल्दो वाली मैं बात कर लेता हूँ। आल्दो का मतलब है दो फैक्ट दिए जाएं, लेकिन एक फैक्ट है वो दूसरे को ईजीली न मानता हो, समान दोनों को ईजीली उसमें एग्री न करता हो। जैसे भाई कोई एक लड़की है, वो फैट है और वो फिट भी है, तो ये तो क्या है, आप ईजीली उसको मान लोगे क्या? नहीं मानेंगे। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, जो भी निगेटिव चीज़ है उससे पहले ऑल्दो लगा दो। क्या लगा दो? ये लगा दो, ऑल्दो लगा दो। ऑल्दो सी इज फैट, सी इज फिट, यद्यपि वो थोड़ी मोटी है लेकिन फिर भी वो फिट है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंस आपको याद रखने हैं। जल्दी से एक बार मैं रिवाइंड करा रहा हूँ। एंड का मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों समान रूप से शामिल हैं। वाइल का मतलब होता है उस समय के दौरान। सो का परिणाम के लिए यूज होता है। येट का विरोधाभास के लिए यूज होता है। एंड बता ही दिया। और का मतलब दो में से एक को चूज करना है। एज वेल एज का यूज होता है जब दोनों चीज़ें हैं वो समान रूप से हों, ठीक है। और ऑल्दो का मतलब है दो चीज़ें हैं, दो फैक्ट हैं, लेकिन एक फैक्ट जल्दी से उसको एग्री न करे तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? ऑल्दो लगा देते हैं। इस प्रकार से आप इनको एग्ज़ाम में सही कर सकते हो और मेरे हिसाब से इनमें से ही एग्ज़ाम में पूछा जाना चाहिए। अब मैं ओमिट कर देता हूँ। अगला जो पैटर्न है वो लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मेहनत के बाद और बड़े ही कंसल्टेशन के बाद, विचार विमर्श के बाद आपके लिए चूज़ किए गए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चूज़ इनको किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको चूज़ किया गया है और ध्यान ये रखा गया है कि लगभग जो पूछे जाने वाले प्रश्न हो उसमें शामिल हो जाएं। तो ये 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए मैंने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोनों बुक्स से। तो आई थिंक जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो सभी इनमें शामिल रहेंगे। तो आप केवल इन 25 क्वेश्चंस को हल कर लें तो चारों क्वेश्चन है इसमें शामिल हो जाएंगे। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 15 तो ये हैं और 10 अगले पेज पर हैं। ये दोनों 15 और 10 25 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर के लिए चूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से 2 में भी आ सकते हैं और ये बड़े वाले जो 3 नंबर वाले हैं उनमें से भी आ सकते हैं, लेकिन ये 25 क्वेश्चन है। और 3 नंबर वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैंने चूज़ किए हैं टोटल 15 क्वेश्चन चूज़ किए हैं। जो 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, उनके लिए मैंने केवल 15 क्वेश्चन चूज़ किए हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट हैं और एग्ज़ाम में शामिल होने चाहिए और किसी न किसी रूप में ये एग्ज़ाम में पक्के पूछे जाएंगे। तो उनका आप इसमें मेरी तरफ से आश्वस्त रहें कि इनको आप तैयार कर लें। तो ये क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में मेरे अकॉर्डिंग आने चाहिए, तो इनको तैयार कर लें आप। फिर ये जो 2 प्रकार के प्रश्नों की बात हो गई, बीच में जो शायद 15, 16, 17, 18 क्रमांक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 तो पोएम से पूछे जाएंगे, तो वो मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि उसमें वो इतना वो बड़ा वाला बात नहीं है। जिसको पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर करना आता है, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने का बहुत ही अच्छी क्लास 5 क्लास मैंने बनाई है, वो यदि देखी हुई है तो वो बच्चा उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पोइम में से भी निकाल लेगा और बुक में से जो 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे वो उससे भी कर लेगा। तो इसलिए मैं 15, 16, 17, 18 ये 4 क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वो पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने हैं। वैसा ये सेम है, वो कर लेंगे आप, मेरे को विश्वास है, जिसने वो अच्छे से सीखा हुआ है चैनल के द्वारा। इसके बाद मैंने शामिल किया है बहुत ही कंसल्टेशन विचार विमर्श के बाद ये जो लेटर, ईमेल और एप्लीकेशन है, ये मैंने 6 इसमें शामिल किए हैं, जिसमें लेटर भी है, एप्लीकेशन भी है और इसमें ईमेल्स भी हैं, तो उनको मैंने शामिल किया है। तो इसमें से आप इन 6 को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, साथ में इनको याद भी कर लें तो बहुत ही बेटर रहेगा। और बस ये है कि नाम वाम चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न लगभग आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसमें जैसे कहा जाएगी, इमेजिन दैट यू आर ममता लिविंग एट B66 अमित नगर जोधपुर, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का अर्थ होता है सफाई वगैरह की प्रॉब्लम है लोकेलिटी में। तो एक तो इससे संबंधित है एडिटर को लेटर, सफाई से संबंधित। एक है इलेक्ट्रिसिटी या पानी की सप्लाई से संबंधित पूछा जा सकता है। एक है कि जो प्लास्टिक का जो वेस्टेज है उसको जलाने के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उससे संबंधित लिखा जा सकता है उसको, ठीक है।
फिर 2 का आप देखेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि आप सुनील कुमार हैं और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में पढ़ते हैं, तो आप एक कोई लेटर लिखना है कृष्ण गोपाल को, तो उनको आप बताइए कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आपकी नई स्कूल कैसी है। अलग अलग लेटर हैं, योगा की इम्पोर्टेंस बताने का अलग है और नई स्कूल के बारे में आप लिखें तो वो अलग है, और बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी, तो ये अलग है। तो ये तो एडिटर को लेटर हो गया, ये फैमिली लेटर में से हो गया दूसरा वाला। और तीसरा जो है वो है संजय कुमार चिड़ावा में रहते हैं झुंझुनू में, उनको अपने फादर को लेटर लिखना है, पैसे मंगवाने हैं बाइसिकल के लिए, साइकिल वगैरह के लिए, तो उसमें किसी भी मंगवाया जा सकता है, ये भी फैमिली लेटर का ही एक प्रारूप है। 4th आप देखेंगे, आपका नाम बब्बू मान है, आप सैनिक नगर झुंझुनू में रहते हैं, आपने 10th क्लास 22 में पास की थी, आपकी मार्कशीट है वो कहीं खो गई है, आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, तो आप एक ईमेल भेजिए सेक्रेटरी BSER को इस एड्रेस के ऊपर, जो एड्रेस आपको दिया गया है। तो ईमेल का आपको पूरा प्रारूप है, और इसको मोस्ट मान के चलिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें जो मैटर दिया हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन करके आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो मैटर दिया गया है, ये जो मैटर है ये आपको क्वेश्चन में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, यानी लिखते समय ये चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं। अगला देखेंगे 5 का, यहाँ आपको कह रहा है कि एक ईमेल है वो बनानी है और सेंड करनी है एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है, तो इसका मतलब दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। और इसमें आपको लिखना है कि जो आपकी कंप्यूटर की जो वर्तमान में कंप्यूटर एजुकेशन की नीड, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया है, इमेजिन दैट यू आर स्नेहा रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदार शहर इन 10th क्लास, देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 चीज़ों का नाम ले रहा है, कौन कौन सी, लाइब्रेरी भी बता सकते हैं आप, कंप्यूटर लैब भी बता सकते हैं। तो आप मॉनिटर हैं, तो आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, इन जो कमियां हैं इनके बारे में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी के बेस पर आप ये लिख सकते हैं कि भी इंग्लिश का जो सिलेबस है, दूसरे का नाम लेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो अपना ही ले लेते हैं कि भी इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है, तो आपको एक लेटर या ईमेल करनी है प्रिंसिपल को, जिससे कि एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट वो कर सकें। तो इस प्रकार का ये जो मैटर है, और आई थिंक इनमें से आपको जो लगभग जो मैटर है वो इसमें मिल जाएगा, और कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। जो भी कंपोजिशन आएगा वो यहीं से पूछेगा। अब देखते हैं, एक जो इसका पैटर्न बचा है वो मैं आपको और थोड़ा सा करवा देता हूँ, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, वो सिंपल है। स्टोरी राइटिंग है, उसमें मेरे अकॉर्डिंग मैंने 7 स्टोरीज़ निकाली हैं, तो इन 7 स्टोरीज़ में आपको वो सिस्टम है वो मिल जाएगा। इनमें से आ जाना चाहिए कि एक ऑनेस्ट वुड कटर है, फार्मर और इज 4 सन्स है, लाइन इन द माउस, फॉक्स इन द क्रो, हेयर इन द टर्टोइज, कैप्सेलर, इनमें से आप निकाल लेंगे तो वो आपको शायद मिल जाना चाहिए। आपकी जो कंपोजिशन है वो इसमें से आ जाएगी। अब अगला जो पैटर्न बचा है वो आपका बचा है पैराग्राफ राइटिंग। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पैराग्राफ 2 लिखने हैं आपको, एक तो नॉर्मल जो सीधा पूछेगा और एक विजुअल के द्वारा जो है, तो मैंने दोनों को शामिल किया है। तो उसमें जो है कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में पूछ सकता है, या मैं कहूँ कि उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से पूछे, आपको लिखना वही है कोविड-19 के बारे में, कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या जानते हैं। फिर दूसरा है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का सीन है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। माई हॉबी या फेवरेट गेम है, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। तो एक आप चीज़ तैयार कर लीजिएगा। माई बेस्ट टीचर भी आ सकता है इस बार। कंप्यूटर एजुकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, योगा, हेल्थ, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, आपको पता है। पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट पे पूछ सकता है। और मोबाइल ऑनलाइन एजुकेशन है, तो इसको थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो ये इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कर लें। और एक ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो विजुअल्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये इनमें से एक कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो इनमें से आपको लगभग दोनों मिल जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरी तरफ से बनाया हुआ आपकी सहायता के लिए पेपर है, जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और यही मैं कामना करूँगा कि
आपको इससे ज़्यादा सहायता मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से सफल हों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से विदा चाहूँगा। एक बार पुनः आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।